नमस्कार। तो चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिनमें एक बहुत बड़ी उथल-पुथल और एक शानदार बदलाव की कहानी छुपी है। आज हम मिलकर उस पहेली को सुलझाएंगे कि जिस विशाल राजस्थान को हम आज जानते हैं, वो आखिर बना कैसे, उसका जन्म कैसे हुआ। देखिए, ये सिर्फ नक्शे पर कुछ लकीरें खींच देने की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये भारत की आज़ादी के ठीक बाद शुरू हुई एक 8 साल लंबी महागाथा है। ये कहानी है उन बिखरी हुई अलग-थलग रियासतों को एक धागे में पिरोकर एक मजबूत, एक आधुनिक राज्य की नींव रखने की। इस कहानी में आपको कूटनीति की गहराई भी मिलेगी, शासकों की महत्वाकांक्षा भी, और सबसे बढ़कर एक राष्ट्र की आत्मा का जन्म भी देखने को मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस शानदार ऐतिहासिक सफर पर एक साथ निकल रहे हैं। हाँ, यही वो सवाल है जो आज हमारी पूरी बातचीत के केंद्र में है। जरा सोचकर देखिए, ये कितना बड़ा और कितना मुश्किल काम रहा होगा। ये सिर्फ एक राजनीतिक या प्रशासनिक बदलाव नहीं था, नहीं, ये तो सामाजिक ताने बाने में एक पूरी क्रांति लाने जैसा था। कल्पना कीजिए, हर रियासत अपने आप में एक छोटा मोटा देश थी। उसका अपना शासक, अपने कायदे कानून, अपनी सेना और सबसे अहम अपनी एक अलग सदियों पुरानी सांस्कृतिक पहचान थी। इन सभी अलग अलग पहचानों को, इन विविधताओं को एक साथ लाकर एक नई साझा पहचान बनाना, ये एक ऐसी जबरदस्त चुनौती थी जिसके लिए असाधारण धैर्य और एक बहुत दूर की सोच की जरूरत थी। इसलिए ये सिर्फ जमीन के टुकड़ों का एकीकरण नहीं था, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नए, एकजुट भविष्य का निर्माण था। तो इस पूरी जटिल कहानी को अच्छे से समझने के लिए आइए देखते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1947 से पहले का राजपूताना कैसा दिखता था, एकदम बिखरा हुआ। फिर हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर इन्हें एक करना इतना जरूरी क्यों हो गया था। इसके बाद आएगा सबसे दिलचस्प हिस्सा, वो 7 कलम, वो 7 चरण जिनमें ये पूरा राज्य बना। और फिर हम समझेंगे कि कैसे एक नया मॉडर्न स्टेट तैयार हुआ। और आखिर में हम बात करेंगे कि इस पूरे एकीकरण की विरासत क्या रही, इसने क्या छाप छोड़ी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपनी टाइम मशीन में बैठकर चलते हैं सीधे 1947 से ठीक पहले के दौर में। जिस इलाके को हम आज गर्व से राजस्थान कहते हैं, उसे तब राजपूताना के नाम से जाना जाता था। और ये नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई एक संगठित जगह होगी, पर असलियत इसके बिल्कुल उलट थी। सोचिए, ये एक खूबसूरत लेकिन बहुत ही उलझे हुए मोज़ैक जैसा था, रंग बिरंगे पत्थर के टुकड़ों की तरह, जो एक साथ तो थे पर जुड़े हुए नहीं थे। हर टुकड़े की अपनी अलग दुनिया थी, अपने नियम, अपने राजा। इस बिखराव को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि इन सबको एक साथ जोड़ना इतना बड़ा और जरूरी काम क्यों था। 19 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस बिखराव की, उस राजनीतिक खाई की गहराई बताता है। एक दो नहीं, बल्कि पूरी 19 आज़ाद रियासतें। सोचिए, 19 अलग अलग राज, 19 अलग अलग शासक, 19 अलग अलग सरहदें, और सबके अपने अपने कानून। एक तरफ थी जयपुर, जोधपुर, मेवाड़, बीकानेर जैसी, मतलब उस दौर की सुपर पावर्स, बहुत शक्तिशाली रियासतें। और दूसरी तरफ शाहपुरा और किशनगढ़ जैसे छोटे छोटे राज्य भी थे, जिनकी अपनी एक अलग दुनिया थी। ये राजपूताना के राजनीतिक विखंडन का सबसे साफ सबूत था। एक ऐसी स्थिति जिसे आज़ाद भारत की नई नई बनी सरकार अपनी पहली प्राथमिकता के तौर पर हल करना चाहती थी। अगर लग रहा है कि कहानी बस 19 रियासतों तक ही उलझी हुई थी, तो रुकिए, पिक्चर अभी बाकी थी। इस तस्वीर को और भी ज्यादा जटिल बनाने के लिए यहाँ कुछ और भी था। इन 19 रियासतों के अलावा यहाँ 3 ठिकाने भी थे, मीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। ये ठिकाने क्या थे? असल में ये बड़ी रियासतों के अंदर ही छोटी, लगभग आज़ाद जागीरें थीं। मतलब स्टेट के अंदर स्टेट वाला मामला था। और इन सबके बीचों बीच, जैसे किसी केक पर चेरी रखी हो, था अजमेर मेरवाड़ा। ये किसी भी राजा के अधीन नहीं था, ये वो इलाका था जिस पर अंग्रेजों का सीधा कंट्रोल था, एक तरह से उनका अपना हेडक्वार्टर। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये थी, रियासतें, उनके अंदर ठिकाने, और बीच में अंग्रेजों का अपना इलाका। मतलब एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव जाल जिसे सुलझाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और फिर 1947 में वो ऐतिहासिक पल आया, जब सब कुछ बदल गया। अंग्रेजों के जाने के साथ ही एक शब्द हवा में गूंजने लगा, पैरामाउंसी, यानी सर्वोच्चता। ये एक तरह का अदृश्य धागा था जिससे अंग्रेजों ने इन सभी रियासतों को अपने कंट्रोल में बांध रखा था। मतलब राजा अपने राज्य में तो आजाद थे, लेकिन सबसे ऊपर ब्रिटिश क्राउन था। अब जैसे ही भारत आजाद हुआ, अंग्रेजों ने ये धागा काट दिया, और उसका नतीजा, रातों रात ये सारी की सारी रियासतें कानूनी तौर पर पूरी तरह से आजाद हो गईं, एकदम इंडिपेंडेंट।
उनके सामने 3 रास्ते खुले थे। पहला, नए नए बने भारत में शामिल हो जाएं। दूसरा, पाकिस्तान के साथ चले जाएं। या फिर तीसरा और सबसे खतरनाक रास्ता, एक आज़ाद देश बनकर रहें। इसने एक ऐसा खतरनाक खालीपन पैदा कर दिया, एक ऐसा पावर वैक्यूम कि अगर इसे जल्दी नहीं भरा जाता तो देश के टुकड़े टुकड़े हो सकते थे। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब ये रियासतें कानूनी तौर पर आज़ाद हो ही गई थीं, तो फिर उन्हें एक करने के लिए इतना जोर क्यों लगाया गया? क्या वे अलग अलग नहीं रह सकती थीं? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका अलग रहना लगभग नामुमकिन था और देश के लिए बहुत खतरनाक भी। इसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई बड़े और मजबूत कारण थे, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सबसे बढ़कर देश की सुरक्षा से जुड़े हुए। इन्हीं कारणों ने इन अलग अलग टुकड़ों को एक करना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया। तो चलिए एक एक करके इन वजहों की तह तक चलते हैं। 4 मजबूत स्तंभ जिन पर एकीकरण की पूरी इमारत टिकी थी। पहला, प्रशासनिक अराजकता। जरा कल्पना कीजिए, एक ही इलाके में कुछ किलोमीटर के फासले पर कानून बदल जाता था। यहाँ का सिक्का वहाँ नहीं चलता था। ये एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव दुष्स्वप्न था जो एक मॉडर्न देश को आगे बढ़ने ही नहीं दे सकता था। दूसरा, राजनीतिक विभाजन। एक तरफ देश में लोकतंत्र की हवा बह रही थी, लोग अपने अधिकार मांग रहे थे, प्रजामंडल जैसे आंदोलन हर रियासत में जोर पकड़ रहे थे, और दूसरी तरफ थी सदियों पुरानी राजशाही। ये 2 विचारों की सीधी टक्कर थी। तीसरा, आर्थिक बाधाएं। हर रियासत अपनी सीमा पर अपनी चुंगी, अपने टैक्स लगाती थी। इससे व्यापार ठप हो गया था, इंडस्ट्री पनप नहीं पा रही थी और पूरा इलाका आर्थिक रूप से पिछड़ता जा रहा था। और चौथी और शायद सबसे गंभीर वजह थी राष्ट्रीय सुरक्षा। देश का बंटवारा हो चुका था, पाकिस्तान के साथ एक लंबी और संवेदनशील सीमा बन चुकी थी। अब इस अहम बॉर्डर पर दर्जनों छोटी छोटी कमजोर रियासतों का होना भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि एकीकरण क्यों जरूरी था, तो चलिए इस कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से में चलते हैं, वो हिस्सा जहां असल एक्शन हुआ। ये कहानी है 7 कदमों की, 7 चरणों की, जिन्होंने मिलकर उस बिखरे हुए मोज़ेक को जोड़ा और आज के राजस्थान की शक्ल दी। और हाँ, ये कोई जादू की छड़ी घुमाने जैसा काम नहीं था। इसमें लगे पूरे 8 साल। ये एक लंबी, सोची समझी, धैर्य और कूटनीति से भरी यात्रा थी, जिसमें कई बार तनाव भी चरम पर पहुंचा। हर एक कदम अपने आप में एक पूरी कहानी है। तो चलिए इस यात्रा का पहला कदम उठाते हैं। ये टाइमलाइन एक तरह से इस पूरे मिशन का ब्लूप्रिंट है। ये हमें एक बर्ड्स आई व्यू देती है कि ये सब हुआ कैसे। गौर से देखिए, शुरुआती 2 साल 1948 और 1949 कितने एक्शन से भरे हुए हैं। यहीं पर सबसे बड़े और सबसे जरूरी विलय हुए, एक के बाद एक, जैसे कोई शतरंज की बिसात पर तेजी से चालें चल रहा हो। यहीं पर राजस्थान की असल नींव रखी गई। उसके बाद के जो साल हैं वो ज्यादातर फाइन ट्यूनिंग के थे, मतलब कानूनी दावपेंच, प्रशासनिक सेटअप और जो छोटे मोटे टुकड़े रह गए थे उन्हें जोड़ने का काम हुआ। और फिर आता है फाइनल डेस्टिनेशन, 1 नवंबर 1956। ये टाइमलाइन हमारा रोड मैप है और अब हम इस रोड मैप के हर एक स्टॉप पर रुकेंगे और वहां की कहानी को विस्तार से जानेंगे। और यात्रा की शुरुआत होती है 18 मार्च 1948 को। पहला कदम, मत्स्य संघ का निर्माण। इसमें पूर्वी राजस्थान की 4 रियासतों को एक साथ लाया गया, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। लेकिन इन्हें एक साथ क्यों लाया गया? इसकी वजह बहुत गंभीर थी। उस समय देश के बंटवारे की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी और अलवर, भरतपुर के इलाकों में सांप्रदायिक दंगे भड़के हुए थे। हालात इतने बिगड़ गए थे कि भारत सरकार को दखल देना पड़ा। तो शांति और स्थिरता कायम करने के लिए उस समय के एक बड़े नेता के.एम. मुंशी ने यह आइडिया दिया कि इन चारों को मिलाकर एक अलग यूनियन बना दिया जाए। नाम भी इन्होंने ही सुझाया, मत्स्य संघ, जो महाभारत काल में इस इलाके का नाम हुआ करता था। ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, ये एक बहुत ही होशियार राजनीतिक चाल थी। एकीकरण की बिसात पर पहला और सबसे अहम मोहरा। अभी पहले कदम की धूल बैठी भी नहीं थी कि एक हफ्ते के अंदर ही 25 मार्च 1948 को दूसरा बड़ा कदम उठा लिया गया। इससे पता चलता है कि सरदार पटेल और उनकी टीम कितनी तेजी से काम कर रही थी। इस बार निशाना था दक्षिण पूर्व की 9 छोटी छोटी रियासतें, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। ये सब मिलाकर राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान बनाया गया। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सीधा था। ये रियासतें अकेले अकेले बहुत कमजोर थीं, ना तो आर्थिक रूप से मजबूत थी, न ही प्रशासनिक रूप से। एकता में ही शक्ति है वाले सिद्धांत पर चलते हुए इन सबको एक साथ जोड़ दिया गया, ताकि एक ऐसी यूनिट बन सके जो अपने पैरों पर खड़ी हो पाए। लीडरशिप कोटा को दी गई, उसे राजधानी बनाया गया और वहां के महाराओं को राज प्रमुख का पद मिला।
लेकिन ये सब जो हो रहा था, ये सिर्फ कागजों पर लकीरें खींचना नहीं था। हर हस्ताक्षर के पीछे एक राजा का दिल था, उसके पुरखों की विरासत थी और एक युग का अंत था। इस भावना का सबसे बड़ा सबूत मिला बांसवाड़ा में। जब वहां के महारावल चंद्रवीर सिंह के सामने विलय का कागज रखा गया तो उन्होंने कलम उठाते हुए कहा, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। सोचिए, इन शब्दों में कितना दर्द, कितनी मजबूरी और कितना बड़ा त्याग छुपा है। ये एक राजा की चीख थी जो देख रहा था कि उसकी सदियों पुरानी सल्तनत, उसकी पहचान हमेशा के लिए खत्म हो रही है। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि एकीकरण की कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं, बल्कि बहुत गहरे व्यक्तिगत बलिदानों की भी कहानी है। तीसरा कदम, और ये एक ऐसा कदम था जिसने पूरे खेल को बदल दिया। 18 अप्रैल 1948 को वो हुआ जिसकी सब उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जिसके लिए बहुत मनाना पड़ा था। राजपुताना का गौरव, महाराणा प्रताप की भूमि, ऐतिहासिक मेवाड़ रियासत यानी उदयपुर राजस्थान संघ में शामिल हो गया। देखिए, मेवाड़ का जुड़ना सिर्फ एक और रियासत का जुड़ना नहीं था। मेवाड़ की एक अलग इज्जत थी, एक अलग रुतबा था। उनका शामिल होना इस पूरी प्रक्रिया पर एक नैतिक मुहर लगाने जैसा था। ये एक सिग्नल था बाकी सभी रियासतों के लिए कि अब अलग रहने का कोई मतलब नहीं। इस पल की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका उद्घाटन करने के लिए खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उदयपुर पहुंचे थे। ये एकीकरण की प्रक्रिया के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। और अब कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, 30 मार्च 1949। ये वो तारीख है जिसे राजस्थान के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। यही वो दिन है जिसे हम आज राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन राजपूताना के 4 सबसे बड़े महारथी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर एक साथ इस संघ में शामिल हुए। ये बिग 4 थे। इनके आने का मतलब था कि खेल खत्म, अब राजस्थान का बनना तय हो गया था। इनके जुड़ने से ही वो भौगोलिक नक्शा बना जिसे हम आज राजस्थान कहते हैं। इस महाविलय का सेहरा सरदार वल्लभ भाई पटेल के सिर पर बंधा और वो खुद इसका उद्घाटन करने जयपुर आए। यहां एक बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक समाधान भी निकाला गया। जयपुर को राजधानी बनाया गया और वहां के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख। लेकिन मेवाड़ के महाराणा के सम्मान को बनाए रखने के लिए उन्हें महाराज प्रमुख का एक नया सर्वोच्च पद दिया गया। ये कूटनीति का एक बेहतरीन उदाहरण था। तो अब तक लगभग पूरा राजस्थान एक हो चुका था, लेकिन एक पहेली अभी भी बाकी थी। याद है, सबसे पहले एक मत्स्य संघ बनाया गया था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला। अब सवाल था कि उसका क्या करें। वो एक अलग यूनिट बनकर रह गया था। तो 5वें चरण में इसी पहेली को सुलझाया गया। एक कमेटी बनाई गई, शंकर राव देव कमेटी, जिसने लोगों की राय जानी, खासकर भरतपुर और धौलपुर में, क्योंकि भाषा और संस्कृति के हिसाब से वो उत्तर प्रदेश के ज्यादा करीब थे। लेकिन जब लोगों से पूछा गया तो उन्होंने राजस्थान के साथ जाना चुना। ये दिखाता है कि फैसले सिर्फ नेताओं ने नहीं लिए, जनता की मर्जी का भी सम्मान किया गया। और बस 15 मई 1949 को मत्स्य संघ भी इस बड़े राजस्थान का हिस्सा बन गया। अब तस्वीर लगभग पूरी हो चुकी थी। छठा चरण तारीख के हिसाब से बहुत खास है। 26 जनवरी 1950, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, उसी दिन इस नए बने राज्य को भी अपनी आधिकारिक पहचान मिली। इसी दिन इसे औपचारिक रूप से राजस्थान नाम दिया गया और भारतीय संघ के एक राज्य का दर्जा मिला। अब ये सिर्फ रियासतों का एक समूह नहीं, बल्कि भारत का एक अभिन्न अंग था। इसी चरण में सिरोही रियासत को भी मिलाया गया, लेकिन यहाँ एक पेंच फंस गया। सिरोही के 2 सबसे खूबसूरत हिस्से माउंट आबू और दिलवाड़ा बॉम्बे प्रांत को दे दिए गए। ये एक ऐसा फैसला था जिससे राजस्थान में बहुत नाराजगी फैली और इसने एक बड़े आंदोलन को जन्म दिया। एक और जरूरी बदलाव ये हुआ कि अब राज्य के प्रमुख को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। और अब आता है आखिरी और 7वां चरण। तारीख थी 1 नवंबर 1956। ये वो दिन था जब राजस्थान ने अपना वो रूप पाया जिसे हम आज जानते हैं। पूरे देश में राज्यों की सीमाओं को भाषा के आधार पर फिर से बनाया जा रहा था और इसी राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर राजस्थान को उसके आखिरी टुकड़े मिले। सबसे पहले वो अंग्रेजों का गढ़ अजमेर मेड़वाड़ा, जो अब तक केंद्र शासित प्रदेश था, राजस्थान में मिल गया। फिर वो बड़ा विवाद, लोगों के लंबे संघर्ष के बाद आबू और दिलवाड़ा को बॉम्बे से वापस लेकर राजस्थान को सौंप दिया गया। ये जनता की जीत थी। और सबसे बड़ा सांकेतिक बदलाव हुआ, राजशाही के आखिरी बचे खुचे निशान, राज प्रमुख के पद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और उसकी जगह ली राज्यपाल के पद ने। श्री गुरमुख निहाल सिंह पहले राज्यपाल बने और इसी के साथ राजस्थान के एकीकरण की महागाथा पूरी हुई। तो हमने देख लिया कि राजस्थान बना कैसे,
7 कदम, 8 साल, एक लंबी कहानी। लेकिन ये कहानी सिर्फ नक्शे बदलने की नहीं थी। ये कहानी थी एक पूरी सोच के बदलने की। ये एक बहुत बड़ी छलांग थी राजशाही की सदियों पुरानी व्यवस्था से निकलकर लोकतंत्र की एक नई सुबह में आने की। ये सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, ये पूरे सिस्टम का, पूरी व्यवस्था का कायापलट था। तो चलिए अब जरा इस पर गौर करते हैं कि सिर्फ जमीन ही नहीं, बल्कि शासन करने का तरीका कैसे बदला और एक नया आधुनिक राज्य कैसे गढ़ा गया। इस विशाल बदलाव को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इन दो शब्दों को देखना, राजप्रमुख और राज्यपाल। ये सिर्फ दो पद नहीं हैं, ये दो अलग अलग दुनिया हैं, दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। राजप्रमुख कौन थे? वो एक राजा थे। उनकी शक्ति उनके खून से आती थी, उनके वंश से। वो पुरानी सामंती व्यवस्था के सबसे बड़े प्रतीक थे। और राज्यपाल? राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि हैं। उनकी शक्ति भारत के संविधान से आती है, देश के लोगों से आती है। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये पावर के सोर्स का बदलाव था। शक्ति अब राजा के महल से निकलकर दिल्ली में बैठे जनता के नुमाइंदों और संविधान की किताब में चली गई थी। यही था राजतंत्र का अंत और लोकतंत्र की असल शुरुआत। एक नया राज्य तो बन गया, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल समस्या थी। सारी पावर एक ही शहर यानी राजधानी जयपुर में सिमट करना रह जाए। अगर ऐसा होता तो बाकी बड़ी रियासतें जैसे जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर खुद को ठगा हुआ महसूस करती। इस समस्या का जो हल निकाला गया वो एडमिनिस्ट्रेटिव समझदारी का एक बेहतरीन नमूना था। पी सत्यनारायण राव कमेटी ने एक फॉर्मूला दिया, पावर को डिसेंट्रलाइज करो यानी बांट दो। तो तय हुआ कि जयपुर राजधानी तो रहेगी, लेकिन न्याय का सबसे बड़ा केंद्र यानी हाईकोर्ट जोधपुर में बनेगा। शिक्षा का सबसे बड़ा दफ्तर बीकानेर जाएगा। माइंस और मिनरल्स को विभाग उदयपुर को मिलेगा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोटा को। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इससे न सिर्फ शक्ति का संतुलन बना, बल्कि हर बड़े इलाके को लगा कि इस नए राजस्थान में उसकी भी एक अहमियत है, वो भी एक बराबर का पार्टनर है। तो इस पूरी यात्रा के अंत में हमारे हाथ क्या लगा? क्या ये सिर्फ एक नए राज्य का नक्शा था? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये एक नई सामूहिक पहचान का जन्म था। वो लोग जो कल तक खुद को मेवाड़ी, मारवाड़ी या ढूंढाड़ी कहते थे, अब एक नई बड़ी पहचान के तहत एक हो रहे थे, राजस्थानी। ये उस मेहनत और दूरदृष्टि का फल था जिसने एक पिछड़े, सामंती और बिखरे हुए इलाके को भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक बना दिया। तो चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया की विरासत को समझते हैं, वो छाप जो इसने छोड़ी और जो आज भी कायम है। 8 साल, 7 महीने और 14 दिन। ये सिर्फ समय नहीं है, ये उस धैर्य, उस लगन और उस अथक प्रयास का हिसाब है जो इस एक काम को पूरा करने में लगा। ये हमें बताता है कि बड़े बदलाव रातों रात नहीं होते। ये एक बहुत लंबी और जटिल यात्रा थी। इसमें प्यार से समझाना भी था तो जरूरत पड़ने पर दबाव बनाना भी था। इसमें घंटों की बातचीत थी, कूटनीति थी और कई बार तनाव के क्षण भी थे। असल में ये आंकड़े हमें याद दिलाते हैं कि एक देश बनाना कोई आसान काम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और राजस्थान का एकीकरण इसी राष्ट्र निर्माण की महागाथा का एक सुनहरा अध्याय है। और अंत में एक सवाल, एक विचार जिसके साथ ये कहानी खत्म होती है। राजस्थान की ये जो कहानी है, कई छोटी छोटी पहचानों को मिलाकर एक बड़ी पहचान बनाने की, क्या ये असल में पूरे भारत की कहानी का ही एक छोटा सा मॉडल नहीं है? जैसे अलग अलग फूलों को पिरोकर एक माला बनती है, वैसे ही अलग अलग रियासतों को जोड़कर राजस्थान बना, और जैसे अलग अलग संस्कृतियों और भाषाओं को जोड़कर भारत बना। विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जो विचार हमारे देश की आत्मा है, राजस्थान का एकीकरण उसका सबसे जीता जागता, सबसे ठोस उदाहरण है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी राष्ट्र सिर्फ जमीन के टुकड़ों को जोड़ने से नहीं बनता, वो बनता है लोगों के दिलों को जोड़ने से और एक साझे भविष्य का सपना देखने से।